नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन डॉट ऑनलाइन के अंदर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डॉट नेट के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि इस सिलेबस में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हो सकते हैं आपके, जो आपके क्वेश्चंस यहाँ कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं डॉट नेट के अंदर। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करा है तो प्लीज आप कर लें। मैं एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। आप इसे देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए मूव करते हैं डॉट नेट के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डॉट नेट? डॉट नेट है क्या? तो आपने सुना होगा डॉट नेट फ्रेमवर्क है, डॉट नेट लैंग्वेज है, लेकिन अब इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में चीज बताने जा रहा हूं। बेसिकली डॉट नेट कोई लैंग्वेज नहीं होती। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क होता है, एक एनवायरमेंट होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस एग्जीक्यूट होती हैं। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस कौन सी हो सकती हैं? सी शार्प हो सकती है, विजुअल बेसिक डॉट नेट हो सकती है, जे शार्प हो सकती है, एफ शार्प हो सकती है। तो ऐसे करके मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। उन लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, लैंग्वेजेस एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है कि उन लैंग्वेजेस के अंदर जो आपने प्रोग्राम्स बनाए उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो रिसोर्सेज डॉट नेट आपको प्रोवाइड कराता है। ओके, तो आप यहां अगर बोल सकते हैं कि डॉट नेट इज ए प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ सर्विसेज। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये होता क्या है, इट्स जस्ट लाइक ए विंडोज एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट। ठीक है ना? जैसे हमारी विंडोज होती है, विंडोज क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप क्या करते हो? अपने टास्क परफॉर्म करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, उनको यूज में लेते हो। तो इसी तरीके से ये भी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, ASP.NET के अंदर आपने वेबसाइट बनाई, वो वेबसाइट आपकी इंटरनेट पे एग्जीक्यूट होती है, इंटरनेट पे एग्जीक्यूट होती है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको क्लाइंट से यानी ब्राउजर को ओपन करोगे, वेबसाइट का URL डालोगे और वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। लेकिन ये जो सारा टास्क होता है वो डॉट नेट के थ्रू इंप्लीमेंट हो सकता है। इट एक्सपोर्ट्स ए कॉमन इंटरफेस सो दैट इट इज ए प्रोग्राम कैन बी रन ऑन एनी सिस्टम दैट सपोर्ट्स डॉट नेट। देखिए, सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है डॉट नेट की, जैसे जावा है, वो एक सिंगल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, यानी कि जावा में प्रोग्राम बनाओगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा, दैट्स इट। लेकिन इन केस ऑफ डॉट नेट आपके पास ये चॉइस होती है, आप विजुअल बेसिक डॉट नेट में बनाए, सी शार्प में बनाए, जे शार्प में बनाए, एफ शार्प में बनाए। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को ही सपोर्ट करता है। कैसे करता है, हम आगे इसके आर्किटेक्चर को जब समझेंगे तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर कि ये है क्या, इट्स अ प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर डॉट नेट। ओके, इट्स अ प्रोग्रामिंग मॉडल। ये डॉट नेट मॉडल है आपका, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ओके, प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग डॉट नेट मैनेज्ड कोड ऑन मशीन। अब मैनेज्ड कोड होता क्या है? देखिए, होता क्या है, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लूंगा कि सी का प्रोग्राम जब आप बनाते हो तो सी के अंदर आप सी के सिंटेक्स को ही फॉलो करते हो। ओके, तो वो जो सी का सिंटेक्स है वो उसके लिए मैनेज्ड कोड है। ओके, अगर आप कहें मैं सी शार्प का कोड वहां लिखूं टर्बो सी के अंदर, इट इज पॉसिबल नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टर्बो सी के लिए सी शार्प का कोड अनमैनेज्ड कोड हो जाएगा। ओके, मैनेज्ड कोड क्या होता है, जिस लैंग्वेज के लिए जो सिंटैक्स को आपने, सिमेंटिक्स को आपने रेफरेंस लिया हुआ है, वही आपका कोड वहां एग्जीक्यूट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड कोड। ओके, प्रोवाइड्स अ वेरी गुड एनवायरमेंट टू डेवलप नेटवर्क एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्क एप्लीकेशन कौन सी होती है? जो नेटवर्क पे रन होती है, लैन पे, वैन पे, मैन पे। आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग के अंदर 3 टाइप के आपके नेटवर्क्स होते हैं, तो उन तीनों नेटवर्क्स को सपोर्ट करती है और वेब सर्विसेज को सपोर्ट करती है। वेब सर्विसेज का मतलब क्या होता है, लाइक आप कोई भी एपीआई यूज करते हो, मोबिक्विक पे, पेटीएम पे आप अपनी थर्ड पार्टी एपीआई को यूज करते हो, तो दीज आर द वेब सर्विसेज जो आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल से, आपके सिस्टम से वो कनेक्टेड होती हैं और वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके, एंड प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग एपीआई एंड यूनिफाइड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। यूनिफाइड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए एक सिंगल आपका यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये है आपका, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इन शॉर्ट इसे बोला जाता है CLR, और सेकंड होता है FCL जिसे हम बोलते हैं फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज। ओके, तो ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इंजन करता क्या है? देखिए, अगर आप इसे समझोगे ना तो ये बहुत अच्छे से डिटेल में आपके समझ में आएगा। आप यहाँ देखें कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मतलब क्या हुआ? रन टाइम हो गया एक ऐसा इंजन जो आपके मल्टीपल लैंग्वेजेस को या कॉमन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब कॉमन लैंग्वेज क्या होती है, अब मैं आपको इसे डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, आप कोड करते हैं सी शार्प के अंदर, विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर। ठीक है, इसे मैं अच्छा होगा कि नोटपैड के ऊपर समझाऊं। ओके, तो देखिए क्या होता है, आपको यहाँ सी शार्प में कोड करना है, आपको यहाँ विजुअल बेसिक डॉट नेट में कोड करना है। ठीक है,
आपको यहाँ जी शार्प में कोड करना है, आपको यहाँ एफ शार्प में कोड करना है। ये डॉट नेट की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, इन लैंग्वेजेस को, अब जैसे क्या होता है, सी का प्रोग्राम बनाते हो आप, तो सी के लिए आपको सी का ही सिंटैक्स यूज़ करते हो, उसमें सी प्लस प्लस लगाओगे तो एरर देगा। उसी तरीके से अगर आप सी शार्प का कोड करेंगे, या फिर आप विजुअल बेसिक डॉट नेट का कोड करते हैं, या फिर आप जे शार्प का कोड करते हैं, या फिर आप एफ शार्प का कोड करते हैं, तो डॉट नेट के अंदर बेसिकली होता क्या है, CLR जो होता है आपका, उसके अंदर एक कुछ कंपोनेंट होते हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे CLS और CTS, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ओके, ये एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और इस कॉमन लैंग्वेज को बेसिकली हम जो कॉमन लैंग्वेज को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड MSIL। अब ये MSIL क्या है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ओके, तो आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज को, कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हो, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसके कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां पर जो ये कंपाइलर है, MSIL लैंग्वेज जो है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट इज द JIT compiler. Okay, so I mean to say like this particular language will be executed with the help of JIT, यानी इसे हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। लेटर ऑन मैं इसे भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मल्टीपल लैंग्वेज को कैसे सपोर्ट करता है। सपोर्ट ऐसे करता है, आप सी शार्प में लिखें, विजुअल बेसिक डॉट नेट में लिखें, जे शार्प में लिखें, एफ शार्प में लिखें, जिसमें भी आप लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो, वो कोड आपका कन्वर्ट तो कॉमन लैंग्वेज में होगा, MSIL में होगा, और वो MSIL को एग्जीक्यूट करने के लिए JIT वर्क करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ मशीन कोड या नेटिव कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, मशीन कोड बोलें या नेटिव कोड बोलें, बोथ आर द सेम थिंग। जो बाइनरी फॉर्मेट में जो आउटपुट मिलता है, जिसे मशीन आपकी समझ पाती है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाता है, उस कोड को हम यहाँ मशीन कोड बोलते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। तो गाइज, ये यहाँ पर जो CLR है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, गार्बेज कलेक्शन। अब ये गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, गार्बेज माने होता है कचरा। कचरा क्या होता है यहाँ पर, देखिए क्या होता है, जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है ना, तो आपको पता होगा, आपने मोबाइल यूज करते हो, तो मोबाइल के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन आप चलाओगे, तो आपकी रैम ऑक्यूपाई होगी। अब ये रैम होती क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। तो आपके जो प्रोग्राम के अंदर, जैसे कोई क्लास बनाते हो ना, उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। अब क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को जब उसका काम कंप्लीट हो गया, आपने ऐप को बंद कर दिया या आपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट भी रैम में से हट जाना चाहिए। तो वो हटाने के लिए आपको यहाँ खुद को मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे C++ में आप डिस्ट्रक्टर बनाते थे, यहाँ आपको कोई डिस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जावा, PHP, .NET, हर लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, और ये गार्बेज कलेक्शन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ CLR। ओके, लैंग्वेज इंटीग्रेशन हो गया, मैंने बताया मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। मल्टीपल वर्जनिंग सपोर्ट, मोर DLL। अब ये DLL क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये भी एक क्वेश्चन आपसे, अगर थ्योरी पूछी जाती है तो आपसे पूछी जा सकती है, तो ये इसे भी मैं बताने के लिए वापस से नोटपैड के ऊपर ही जाता हूं। ओके, तो DLL के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसे हम बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। ओके, अब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज होती क्या है, अब इसे बहुत शॉर्ट में समझाता हूं आपको, ठीक है ना। आपने आज तक कोई भी प्रोग्राम देखा होगा, जो आपका कोई सॉफ्टवेयर मिलता है, कोई एंटीवायरस मिलता है, कोई आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलता है, तो उसमें आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलती है मल्टीपल DLLs। ओके, आप देखेंगे अगर वहाँ एक्सटेंशन के अंदर, तो आपको वहाँ जो कोई फाइल्स होंगी आपकी, तो उसमें .dll होगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है ना। एक होता है आपका एक सेटअप फाइल, setup.exe। तो आप जनरली करते क्या हो, आप setup.exe के ऊपर क्लिक करके और सेटअप स्टार्ट कर देते हो, और आपके सिस्टम में सेटअप इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो जब setup.exe से हमारा काम चल रहा था, तो DLL लेने की क्या जरूरत थी। DLL लेने का मेन पर्पज क्या होता है, उसे मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ओके, बेसिकली होता क्या है, आपके प्रोग्राम के अंदर, लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन C प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम, जिसमें भी आप कर रहे हो, तो होता क्या है, मल्टीपल क्लासेस बनाते हो, यू कैन क्रिएट मल्टीपल क्लासेस। ओके, मल्टीपल क्लासेस एक प्रोग्राम में बनाई जा सकती हैं। क्या हमारे एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल मेन फंक्शन हो सकते हैं, लाइक आप, अगर मैं जावा की बात करूं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये आप एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है ना, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली आप करते क्या हो, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, यानी कि आप क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हो। ओके, व्हाट यू विल डू, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स यू विल क्रिएट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये क्लासेस ऑब्जेक्ट करते क्या है, हम ऑब्जेक्ट बनाते ही क्यों हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का रीजन ये होता है कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल और फंक्शंस दिए हुए हैं ना, उनको यूज कर लें आप। ओके, इसलिए आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके,
तो क्या होता है, आपकी जो मल्टीपल क्लासेस होती हैं दैट विल कन्वर्ट, यानी कि जब आप उसे एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाना चाहते हो, यानी कि आपने एक एंटीवायरस बना लिया, ठीक है, अब आप उसे दूसरे लोगों को सिस्टम में देना चाहते हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने प्रोग्राम की डीएलएल बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि डीएलएल आपकी ओपन नहीं होती। अगर ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, क्लास का अगर एज इट इज कोड दे दोगे, लो भाई ये मेरा प्रोग्राम है, सोर्स कोड है, इसे डायरेक्टली आप चला लो, तो कोई भी थोड़े बहुत चेंज करेगा, कॉपीराइट चेंज करेगा और वो अपना सॉफ्टवेयर बना देगा। तो आप वहां क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस कन्वर्ट होती हैं आपकी मल्टीपल डीएलएल्स में, ओके, और डीएलएल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। और इनको डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है ना, आप क्लासेस के ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल द क्लास मेथड्स ऑल्सो। तो क्लास मेथड्स को कॉल करना, क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना, ये मेन फंक्शन है आपका, ये अलग एंटिटी हो गई, क्लासेस आपकी अलग एंटिटी हो गई, लेकिन आप मेन फंक्शन के अंदर उन क्लासेस को कॉल कर रहे हो, ओके। तो वो जो कॉल कर रहे हो आप, वो क्या है, आपकी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज है, इसलिए हम इसे डायनेमिक क्या होता है, जनरली हम रन टाइम में कॉल करते हैं, लिंक यानी कि लिंक होने वाली, कनेक्ट होने वाली, और लाइब्रेरीज यानी कि आपकी क्लासेस। तो जो क्लासेस होती है ना, वो आपकी डीएलएल में कन्वर्ट होती हैं, और जो आपका ये मेन प्रोग्राम होता है, ये वाला जो आप आज तक लिखते आए हो, ये मेन प्रोग्राम बेसिकली EXE में कन्वर्ट होता है, और उस EXE को आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, क्लासेस को कॉल कर रहे हो, ओके। सो दिस इज द DLLs, ओके। ठीक है गाइज, मैंने आपको बताया मल्टीपल वर्जनिंग सपोर्ट मोर DLL के वर्जन भी अपग्रेड होते रहते हैं, जैसे जैसे क्लास में आप प्रोग्राम में अपडेट करोगे, उसकी DLL बनाओगे, वो नया DLL आपका क्रिएट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी भी यहाँ आपकी बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो जाती है। तो ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के बेसिक हमारे फीचर्स होते हैं। सेकंड आता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। अब फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या होती है, बेसिकली इसे समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे सी के अंदर आप करते क्या हो, आपको अगर printf और scanf को यूज करना है, तो आप क्या करते हैं, stdio.o का यूज करते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर हेडर फाइल का यूज करते हो। तो वो हेडर फाइल करती क्या है, दैट विल प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस जो आप यूज कर रहे हैं। प्रिंट एफ क्या कैसे करेगा एग्जीक्यूशन, स्कैन एफ कैसे रीड करेगा डेटा को, यू आर जस्ट टेकिंग द एंड यू आर यूजिंग द फ्रेमवर्क ओनली, यू आर, आप हेडर फाइल्स को यूज कर रहे हैं और उनका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बट यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग देम, ओके। तो इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, वो इंप्लीमेंटेशन आपका अवेलेबल होता है आपके हेडर फाइल्स हैं, और जो हेडर फाइल्स वहाँ बोलते हैं, यहाँ .NET के अंदर उनको नेम स्पेस बोला जाता है, और जितने भी नेम स्पेसेस होते हैं आपके, वो आपके .NET फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो भी FCL के अंदर, ठीक है। तो प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनलिटी ASP.NET वेब सर्विसेज, ADO.NET, विंडोज फॉर्म्स, इनपुट आउटपुट, XML। तो अगर इन शॉर्ट अगर याद रखना हो ना, तो आप ये समझ जाइए कि जो सी के अंदर हेडर फाइल्स होती है ना, उन हेडर फाइल्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल होती है, ओके। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में एक डायग्राम आप अगर आप देखेंगे तो आपके काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की एक लेयर बनती है, जिसकी वजह से आपकी जो .NET बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो एग्जीक्यूट हो पाती हैं, ओके। जो CLR होता है, वो एग्जीक्यूशन जो होता है वो आपका रन टाइम पे मैनेज होता है, ठीक है। और मेमोरी मैनेजमेंट, थ्रेड मैनेजमेंट भी आपका रन टाइम पे ही होगा। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जिस मेमोरी की, जिस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे डिलीट मार दो मेमोरी से, ठीक है ना। तो वो आपका थ्रेड मैनेजमेंट होता है, मल्टीपल थ्रेडिंग्स, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे थ्रेडिंग्स क्या होती हैं, ओके। बेस क्लास लाइब्रेरीज इसके ऊपर की लेयर है, यानी कि जो आप अपने हेडर फाइल्स वगैरह यूज करते हो वो आपकी अवेलेबल होती हैं बेस क्लास लाइब्रेरीज के अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल टाइप्स होते हैं। अब देखिए, रीयूजेबल टाइप्स का मतलब क्या होता है। रीयूजेबल एक टाइप का, जैसे एक फंक्शन बनाते हो ना आप, तो एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, तो दैट इज रीयूजेबल कोड, ठीक है ना। अब यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग ए क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इट मीन्स दैट एवरीथिंग मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल टाइप्स। और कलेक्शन, इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग्स, दीज आर द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि CLR क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी कभी अगर पूछा जाए तो पूछी जा सकती है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होती है। FCL क्या होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। .NET फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये किस किस टाइप की एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, तो वो पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं अभी इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। जो मेरा हो सकता था वो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ देखेंगे आगे चल के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।